नमस्ते। मैं देविका एजे के कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग भारतीय विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के दूसरे सत्र के छात्रों के पाठ्यक्रम में 5 एकांकी है। एकांकी के चर्चा करने के पहले हम एकांकी का इतिहास, परिभाषा, हिंदी साहित्य में एकांकी का प्रारंभ, एकांकी के तत्व, नाटक और एकांकी में अंतर, एकांकी के प्रकार आदि के बारे में विचार करेंगे। यह एकांकी क्या है? एकांकी नाटक की तरह ही साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, किंतु इसमें एक ही अंक, एक ही घटना, एक ही मूल भाव, एक ही दृश्य, जीवन का एक ही भाग, कार्य और उद्देश्य रहता है। इस प्रकार एकांकी भी एक प्रकार का नाटक ही है जो श्रवण और दृश्य माध्यम का प्रयोग करके दर्शकों का रसस्वादन कराती है। एकांकी का इतिहास। भारतीय परिवेश में एकांकी का इतिहास बहुत पुराना माना जा सकता है। डॉक्टर कीत ने संस्कृत नाट्य शास्त्र में नायक के चरित्र, इतिवृत्त, रस आदि के आधार पर रूपकों और उपरूपकों को कई भेदों को एकांकी नाटक माना है। अतः दश रूपक और साहित्य दर्पण आदि में वर्णित व्यायोग, प्रहसन, बाग, भीति नाटिका, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रकाशिका, उलाप्य, काव्य प्रेंकण, श्रीगतिक, विलासिका, प्रकरणिका, हल्लिश आदि रूपकों और उपरूपकों को एकांकी के समकक्ष रखा जा सकता है। साहित्य दर्पण में एक शब्द का उल्लेख किया गया है, एकांक। एकांक की परिभाषा। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। ये अंग्रेज के 1 एक्ट प्ले की तरह ही होती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण और कौतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। हिंदी साहित्य में एकांकी का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु काल में 2 प्रकार के एकांकी लिखे गए। प्रथम अनुदूत या छायांकित एकांकी तथा द्वितीय मौलिक एकांकी। पहली कोटि में भारतेंदु का बांग्ला के भारत माता का अनुवाद भारत जननी है। एकांकी के दूसरे युग में जयशंकर प्रसाद का एक गुण लिखा गया जिस पर संस्कृत का भी प्रभाव है और बांग्ला के माध्यम से आए पाश्चात्य एकांकी शिल्प का भी। प्रसाद जी ने इसी बीच कल्याणी परिणय भी लिखा, पर वह अभी तक अप्रकाशित है। साथ ही इस उनके चंद्रगुप्त नाटक का एक भाग भी कहा जा सकता है। फ्रांसीसी नाटककार मोलियर के कुछ प्रहसनों का भी इस दौरान हिंदी में अनुवाद हुआ। एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कारवा संग्रह से शुरू होता है, जिसमें 6 एकांकी हैं। रामकुमार वर्मा का पृथ्वीराज के इस समय का प्रसिद्ध एकांकी है। चतुर्थ चरण तक पहुंचते पहुंचते एकांकी का स्वरूप, शिल्प आदि पूरी तरह सिर हो जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के रेशमी टाई एकांकी संग्रह से इस युग का सूत्रपात्र हुआ। इसके अतिरिक्त वर्मा जी के एक्ट्रेस, रजनी की रात, परीक्षा, नहीं का रहस्य, कहाँ से कहा, चारुमित्रा, 10 मिनट आदि एकांकी प्रसिद्ध है। 5वां अथवा अंतिम चरण एकांकी की विविध विधाओं को लेकर प्रारंभ होता है, जिनमें मंच एवं ध्वनि एकांकी के अलावा ओपन एयर एकांकी, चित्र एकांकी, गली एकांकी आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। उदाहरण डॉक्टर लक्ष्मी नारायण कृत वसंत ऋतु का नाटक मम्मी ठकुराइन, विनोद रस्तोगी का बहू की विदा। पश्चिम के देशों में एकांकी की शुरुआत उस दौर के कर्टेन रेजर्स या पटोनायक से मानी जा सकती है। उस समय रात्रि में देर से खाना खाने के बाद रंगशालाओं में आने वाले संभ्रांत सामाजिकों के कारण समय से आने वाले साधारण सामाजिकों को बड़ी असुविधा होती थी।
रंगशालाओं के मालिकों ने इस बीच साधारण सामाजिकों को मनोरंजन में व्यस्त रखने के लिए द्विपात्रीय प्रहसनपूर्ण संवाद प्रस्तुत करना शुरू किया। इस प्रकार के स्वतंत्र संवाद को ही कर्टेन रेजर कहा जाता था। इसमें कथानक एवं जीवन के यथार्थ और नाटकीय द्वंद्व का अभाव रहता था। बाद में कर्टेन रेजर के स्थान पर यथार्थ जीवन को लेकर सुगठित कथानक और नाटकीय द्वंद्व वाले छोटे नाटक प्रस्तुत किए जाने लगे। आगे चलकर इन्हीं छोटे नाटकों ने आधुनिक एकांकी की नींव का काम किया। एकांकी के तत्व इस प्रकार है: कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनय। कथा वस्तु के माध्यम से एकांकीकार अपना उद्देश्य व्यक्त करता है। 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है कथा वस्तु को। एकांकी में मुख्यतः आरंभ, उत्कर्ष और अंत 3 कथा स्थितियां होती है, लेकिन सुविधा के विचार से इसे 4 अवस्थाओं में रख सकते हैं: आरंभ, विकास, चरम सीमा, समाप्ति अथवा परिणति। पात्र और चरित्र चित्रण। एकांकी का दूसरा तत्व पात्र और चरित्र चित्रण है। नाटकों में नायक तथा उसके सहायकों को चरित्र चित्रण मूलतः घटनाओं के माध्यम से किया जाता है। तीसरा है भाषा शैली। एकांकी का तीसरा तत्व भाषा और शैली है। साहित्य का विभिन्न विधाओं की भाषा शैली अलग अलग होती है। कहानी का भाषा शैली एकांकी की भाषा शैली नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें नाटकीय तत्व नहीं रहता। एकांकी की भाषा शैली के संबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है: भाषा का प्रयोग पात्र की शिक्षा, संस्कृति, वातावरण, परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद एकांकी का सब कुछ है। सुंदर कथा वस्तु और चरित्र चित्रण को सफल तभी माना जाएगा जब संवाद उसके अनुरूप हो। संवाद छोटा हो, मार्मिक हो और ध्वन्यात्मक हो। एकाकी संभाषण का दूसरा नाम है यह उतना ही सत्य है जितना यह कि ईंटों का ही दूसरा नाम मकान है। देश काल वातावरण। एकांकी के नाट्य शिल्प को सफल बनाने के लिए संकलन त्रय का प्रायः आधार लिया जाता है। कहा जाता है कि एकांकी में देश, काल और कार्य व्यापार की अनुभूति का अर्थ है कि संपूर्ण घटना एक ही स्थान पर घटित हो और उसमें दृश्य परिवर्तन कम से कम हो। रंगमंचीयता। एकांकी के सफल अभिनय के लिए उपयुक्त रंगमंच सज्जा के साथ कुशल अभिनेताओं का होना अनिवार्य है, क्योंकि एकांकी के मूल्य उद्देश्य की अभिव्यक्ति का मुख्य दायित्व उन्हीं पर होता है। अभिनयता। एकांकी एक दृश्य काव्य है, अतः इसमें अभिनय होना आवश्यक है। एकांकी का यह तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आज हिंदी का प्रत्येक एकांकीकार अपना रचना में निर्देश और रंगमंच का विशेष ध्यान रखता है। संघर्ष। आज का एकांकीकार एकांकी में संघर्ष पर अधिक बल देता है। मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं से उत्पन्न घात प्रतिघात ही एकांकी में व्यक्त रहता है, अतः द्वंद्व मानव चरित्र के उद्घाटन में सहयोग देता है। इससे गति आती है। उद्देश्य। एकांकी का उद्देश्य पुष्प में गंध की भांति उपस्थित रहता है। एकांकीकार का उद्देश्य पात्रों के माध्यम से व्यंजित होता है। नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में केवल एक अंक पाया जाता है। डॉक्टर रामचरण महेंद्र के अनुसार एकांकी ना तो बड़े नाटक का संक्षिप्त रूप है, न कहानी संभाषण, अतः नाटक प्रबंध काव्य या महाकाव्य के समान विस्तृत है, तो एकांकी मुक्त के समान है। नाटक में पात्रों के चरित्र चित्रण या उसके विकास के लिए पर्याप्त दृश्य और समय होता है, लेकिन एकांकी में पात्रों का चरित्र चित्रण एकांकी और एकपक्षीय होता है। नाटक में कथा वस्तु के विकास में कई मोड़ हो सकते हैं, जबकि एकांकी में भाव, प्रभाव, तीव्रता, गद्यात्मकता, संकलन त्रय की योजना अनिवार्य है। नाटक में गति विकास धीमा होता है, जबकि
एकांकी आरंभ होते ही चरम परिणति की ओर द्रुत गति से भागना प्रारंभ करती है। नाटक प्रायः 2-2.5 से लेकर 3 घंटे तक का हो सकता है, जबकि एकांकी की समय सीमा 5 मिनट से लेकर आधा घंटा और कभी कभी तो 1 घंटा भी हो सकती है। नाटक और एकांकी दोनों ही रंगमंच से जुड़ी हुई साहित्यिक रचनाएं हैं, जिनका उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन होता है। नाटक और एकांकी दोनों में कई समानताएं होते हुए भी कई मायने में दोनों अलग है। एकांकी के प्रकार। विद्वानों ने एकांकी के अनेक भेदों का उल्लेख किया है, परंतु साहित्य की दृष्टि से रचना प्रकार का वर्गीकरण मुख्यतः 3 दृष्टि से किया जाता है: विषय की दृष्टि, प्रतिपादी की दृष्टि, शिल्प की दृष्टि। विषय की दृष्टि से एकांकी के प्रकार है: सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, चारित्रिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, आंचलिक, दार्शनिक और तथ्यपरक आदि। प्रतिपाद की दृष्टि से एकांकी के प्रकार है: प्रतिपाद की दृष्टि से एकांकी के अनेक भेदों की कल्पना की जा सकती है। इसके अंतर्गत समस्या मूलक एकांकी, हास्य तथा व्यंग्य एकांकी, विचारपरक एकांकी और वैज्ञानिक एकांकी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शिल्प की दृष्टि से एकांकी को 4 कोटियों में बांटा जा सकता है: स्वप्न परक यानी फैंटेसी, प्रहसन, काव्य एकांकी, रेडियो रूपक। एकांकी के उपयुक्त प्रकारों के अतिरिक्त अन्य भेद व्यक्तिगत विभेद किए अनुरूप के रुचि सामाजिक कर सकते हैं। वैषम्य एकांकी, विद्रूप एकांकी, फीचर, दुखात एकांकी, मेलोड्रामिक एकांकी, व्यंग्यात्मक एकांकी, आदर्श मूलक एकांकी, अनुभूतिमय एकांकी, यथार्थवादी एकांकी, कलावादी, प्रगति और आदि अनेक प्रकार के चर्चा भी की जा सकती है। अब हम पाठ्यक्रम के 5 एकांकी के बारे में देखिए। पहला एकांकी है औरंगजेब की आखिरी रात। इसके एकांकीकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एकांकीकार का परिचय इस प्रकार है: रामकुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। वे कवि, नाटककार, समालोचक, एकांकीकार थे। आपने ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, वैज्ञानिक सभी प्रकार के एकांकी की रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं यूं है: रेशमी टाई, शिवाजी, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, चारुमित्रा, पृथ्वीराज की आंखें और औरंगजेब की आखिरी रात। इसमें पात्र है आलमगीर औरंगजेब, जीनत उनिसा बेगम, करीम हकीम के रूप में कातिब। इसका काल है 1707। स्थान अहमदनगर का किला है। समय रात्रि के 3 बजे है। एकांकी का सारांश इस प्रकार है: औरंगजेब की आखिरी रात वर्मा जी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक एकांकी है। औरंगजेब अपनी अतिशय वीरता, महत्वाकांक्षा तथा क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है। प्रस्तुत एकांकी में औरंगजेब अपने सारे कारनामों का बड़ी पीड़ा के साथ स्मरण करता है और अहमदनगर के किले में वह अंतिम सांस ले रहा है। उसके पास उसकी बेटी जीनत और एक सिपाही ही है। वह अपनी एक एक गुनाह का स्मरण करता है। उसकी जिंदगी युद्धों और संघर्षों से भरी रही। वह महसूस करता है कि राजपूतों और मराठों पर अधिकार जमाना सरल काम नहीं था। औरंगजेब ने गद्दी हथियाने के लिए पिता को कैद किया, भाइयों की हत्या करवाई, जजिया कर की माफी के लिए वह हिंदुओं के निवेशन को टुकराया, इस्लाम प्रचार के लिए हजारों काफिरों को मौत के घाट उतारा। उसने जिंदगी भर गुनाहों का ही बोझ उठाया, जिसके साथ उसने क्रूर बर्ताव किए थे। वे मृत आत्माएं इनके आगे प्रकट होकर उसके गुनाहों को एक बार फिर ताजा कर देती है। उसे प्रतीत होता है कि इस्लाम का नाम लेकर उसने दुनिया को धोखा दिया। उसे अपने कर्मों पर गहरा पश्चाताप है। अब्बा जान शाहजहां गिड़गिड़ाते एवं रोते हुए अत्यंत दीन दशा में बादशाही लिबास में खोए हुए अपने बेटे औरंगजेब को मांगते हुए दिखाई देते हैं। वह कभी मुराद, कभी धारा का नाम लेकर खून और कत्ल के संबंध में अपनी सफाई देता है। इसके बावजूद उसमें जीवन के प्रति लालसा बची है।
हकीम के द्वारा दी गई दवा को संदेह के कारण वह पीना नहीं चाहता। अंत में दवा से अधिक दुआ पर विश्वास हो जाता है। औरंगजेब खातिब को बुलाकर अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त के अनुभवों को लिखवाना चाहता है, क्योंकि वह उसकी सच्ची जिंदगी का अनुभव है। वह अपने गुनाहों का अजाब लिए हुए इस संसार से विदा हो जाता है। इस एकांकी की विशेषताएं इस प्रकार है। एकांकी में पात्रों की संख्या कुल मिलाकर 5 है। चरित्र प्रधान एकांकी में औरंगजेब का ही गुण अवगुण उजागर होता है। मृत्यु के समय जीवन की सारी घटनाओं का स्मरण मनोवैज्ञानिक सत्य है। लेखक ने कथानक की ऐतिहासिक सत्य की रक्षा करते हुए अत्यंत सशक्त एवं पात्रानुकूल भाषा में व्यक्त किया है। इसमें संकलन त्रय का पालन हुआ है और उचित रंग निर्देश किए हैं। और एकांकी में दूसरा एकांकी का नाम है एक दिन, और इसके एकांकीकार है लक्ष्मी नारायण मिश्र। एकांकीकार का परिचय इस प्रकार है। श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 1903 में उत्तर प्रदेश के अजामागढ़ जिले के बस्ती नामक गांव में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1938 में BA पास करके इलाहाबाद से LLB उपाधि प्राप्त की। उनका प्रथम नाटक था अशोक। मिश्र जी की नाटकों ने प्रसादोत्तर कालीन नाट्य साहित्य में एक नवीन क्रांतिमयी धारा को बहा दी है। मिश्र जी को इस समस्या मूलक के जन्मदाता भी कह सकते हैं। इसका नाटक सिंदूर की होली एक समस्या मूलक नाटक है। प्रमुख रचना ये है। एकांकी संग्रह है उनका अशोकवन, प्रलय के पंख, किशोर नाटकावली, कावेरी के कमल, एक दिन। एकांकी के पात्र है इसमें राजनाथ पिता, मोहन पुत्र, शीला पुत्री, निरंजन मोहन का मित्र। एकांकी का सारांश। प्रस्तुत एकांकी एक दिन के लेखक है श्री लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र। राजनाथ परंपरावादी है जो अपने सामंतवादी संस्कार से मुक्त नहीं हो पा रहा है। उनको पुराना युग प्रिय है। उनका पुत्र मोहन और पुत्री शीला है। मोहन आधुनिकतावादी है। पुत्र को पिता की बातें कोरे आदर्शवादी सपने लगते हैं जो यथार्थ से कोसों दूर है। पिता की चिंता का कारण था कि मोहन ने लिखा था कि उसका मित्र निरंजन कुमार देहात देखना चाहता है और उसे लिवा लाने के लिए लिख दिया था, पर उस समय उन्हें मोहन का उद्देश्य मालूम ना था। मोहन अपना मित्र निरंजन से अपनी बहन शीला की शादी कराना चाहता था। उसका विचार था कि दोनों के बीच बातचीत होना चाहिए, लेकिन यह बात राजनाथ को पसंद नहीं आया। उनका विचार था कि शादी की बात लड़का और लड़के के बीच नहीं होना चाहिए। इसका अधिकार केवल माता पिता को ही है। अंत में शीला और निरंजन में वार्तालाप होता है। निरंजन कहता है कि उसके विचार बड़े पुराने हैं। तब शीला कहती है कि भारत वही पुराना है, आप उसे नया बनकर उसकी प्रतिष्ठा बिगाड़ रहे हैं। वह क्या चाहता है उसको देखिए, उसको समझाइए। जो आप चाहते हैं उसका आरोप इस पुराने भारत पर ना कीजिए। शीला और निरंजन में वार्तालाप आगे चलता है। निरंजन उनकी बातों से अत्यधिक प्रभावित होता है और कहता है कि इस एक दिन में मेरा सारा जीवन समा गया। इसके पहले जो कुछ था और बाद को जो कुछ होगा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेने का निश्चय करते हैं। इसकी विशेषता ये है, प्रस्तुत एकांकी परंपरावादी पिता और आधुनिकतावादी पुत्र दोनों के टक्कर का चित्रण है। जिस कन्या की भलाई को लेकर दोनों ने अपने को लेकर उलझन में डाल दिया है, उसे वह कन्या ही सुलझा देती है अपनी विशिष्ट ढंग से। इसमें मिश्र जी का टच देख सकते हैं। वे भारत और उसकी पुरानी संस्कृतियों की प्रेमी है। और प्रस्तुत एकांकी मिश्र जी की नाटक कला और विचारधारा का बड़ा उत्तम नमूना है। और तीसरा एकांकी है वापसी। एकांकीकार है श्री विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरनपुर गांव में हुआ था। आपकी शिक्षा पंजाब में हुई और आप कृषि विभाग में काम करते थे। आप आकाशवाणी के नाटक विभाग में भी काम किए थे।
आपकी एकांकी रंगमंच और रेडियो पर अभिनय है। आप एक मानवतावादी एकांकीकार है। आपने ऐतिहासिक, सामाजिक, हास्य, व्यंग्य प्रदान और राजनीतिक एकांकी भी लिखे हैं। आपको सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनकी रचनाएं यूं हैं: प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ बेटा, माँ बाप। एकांकी का सारांश इस प्रकार है। वापसी श्री विष्णु प्रभाकर का प्रसिद्ध एकांकी है। भारत पाकिस्तान का युद्ध का समय है। वह असगर अपने साथियों सहित पैराशूट द्वारा भारत भूमि पर उतरा। वह अपने देश के लड़ाकू विमान का सिग्नल दे सके कि भारत के किन किन स्थानों पर बम वर्षण करनी है। जब वह भूमि पर उतरकर नक्शा फैलाता है तो पाता है कि वह तो वही गांव है जहां उसका जन्म हुआ था। उसके साथी उससे बातचीत करना चाहते हैं, किंतु अपने गांव में रहने वाले नाले और खंडहरों को देखकर अपने अतीत में खो जाता है और इधर उधर घूमने का बहाना बनाकर अकेला रह जाता है, जिससे पिछली यादों को ताजा कर सके। इतने में अचानक ट्रेन की सीटी सुनाई पड़ती है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। वह वर्तमान में लौट आता है। अब मित्र शत्रु बन गए हैं। वह विवशता में पड़ जाता है। अंत में वह अपने देश पाकिस्तान को याद करके लड़ने का निश्चय करता है। सवेरा होना लगता है और किसान अपने खेतों पर काम करने जाने लगते हैं। किसी को यह भय नहीं है कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके पर बम गिराने जा रही है। थोड़ी देर में उसकी भेंट मकसूद से होती है। मकसूद को असगर की बातों से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से बहुत बेचैन है। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। दोनों एक खेत में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उस क्षेत्र के कुछ व्यक्ति वहां आते हैं, जिनमें चौधरी लालाजी तथा पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं। लालाजी बताते हैं कि उन्होंने एक जहाज को इधर आते देखा था, जिसने अनेक पैराशूटों को नीचे उतारा था। वे लोग निश्चय ही पाकिस्तानी जासूस है और कहीं छिपे होंगे। इंस्पेक्टर अपने साथियों को आदेश देता है कि पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लिया जाए। पकड़ में नहीं आ सके तो गोली मार दिया जाए। चौधरी के खेत के पौधे बहुत ऊंचे होने के कारण दुश्मन उनमें छिपे होने की आशंका है। अतः ट्रैक्टर्स द्वारा उसे काट देने का आदेश दिया जाता है। असगर मकसूद से धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। वह बताता है कि गांव में रहते समय चौधरी को ताज कहकर पुकारता था। 18 वर्ष के बाद भी चौधरी में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता। जब उसका परिवार पाकिस्तान जाने लगा तो चौधरी ने कहा, अच्छा जाते तो जाओ, लेकिन याद रखना कि इस गांव में तुमको कोई तकलीफ नहीं थी। काश तुम यहाँ रहते, लेकिन खैर वक्त ही ऐसा है, रोकूंगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना है कि हम दोस्त हैं, हम दोस्त ही रहेंगे। मकसूद असगर को याद दिलाता है कि उसने अपने देश की सेवा करने की शपथ ली थी। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। तब वायुयान की आवाज सुनाई पड़ती है। मकसूद कहता है कि उन्हें सिग्नल देकर अपना कर्तव्य पूरा करना है। असगर इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि उसके हाथ कांप रहा है। मकसूद उसे गद्दार कहता है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर और अन्य लोग बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। मकसूद डर से कांपने लगता है। असगर मृत्यु से बचने का उपाय बताता है। वे दोनों हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। इन्हें पकड़ लिया जाता है। असगर चौधरी को अपना परिचय देता है और बताता है कि वह चौधरी के मित्र चौधरी के लतीफ का पुत्र है। चौधरी परिचय सुनकर बाहु होटता है और फिर अपनी भावनाओं पर काबू रखकर कहता है कि वह पाकिस्तान का जासूस है। चौधरी अतीत की स्मृतियों में खो जाता है, जब असगर और उसका पुत्र राम सिंह दोनों साथ साथ रहते थे। चौधरी सोचता है, एक धरती एक आसमान, फिर भी आदमी का दुश्मन। लेकिन आज तो दुश्मन है केवल दुश्मन, केवल जासूस और जासूस की सजा। और ये एक कैसा मिलन और कैसी वापसी। चौधरी इसी उधेड़बुन में पड़ा रहता है और सोच नहीं पाता है कि क्या करे। इसकी विशेषता है,
इस प्रकार है। अंग्रेजों की कूटनीति के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तथा उनके बीच जो युद्ध हुए इसके संबंध में विष्णु प्रभाकर ने अनेक कहानियां और एकांकी लिखे हैं। वापसी उन्हीं में से एक ऐसा रेडियो नाटक है जिसमें मानवीय अनुभूतियों का उद्घाटन हुआ है। और इसके बाद 2 एकांकी भी है इसमें, लेकिन हम इसके अब चौथा एकांकी का नाम है बदसूरत राजकुमारी। एकांकीकार है कृष्णचंद्र। एकांकीकार का परिचय इस प्रकार है। कृष्णचंद्र उर्दू के साहित्यकार हैं। उनकी कहानियां अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हमें अपने कर्तव्य का अनुभव कराती है। उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रकार की भांति प्रकृति का वर्णन किया है। वे जीवन सुंदर और असुंदर दोनों पहलुओं को प्रस्तुत किया है। कृष्णचंद्र की शैली अनूठी है। उनकी भाषा कलापूर्ण एवं सहज है। तीखा व्यंग्य उनकी शैली का प्रभावशाली हथियार है। उनकी प्रमुख रचना ये यूं है: एकांकी संग्रह, नए गुलाम, सराय के बाहर आदि। एकांकी के पात्र है उदय सिंह, सिमल द्वीप का राजकुमार, पांचू उदय सिंह का नौकर, महाराण उग्रसेन दर्शन द्वीप के महाराज, महामंत्री दर्शन द्वीप के महामंत्री, पांचू उदय सिंह का नौकर, संतरी दर्शन द्वीप दरबार का संतरी, चंद्रा दर्शन द्वीप की राजकुमारी, महारानी दर्शन द्वीप की महारानी, चपरा चंद्रा की दासी। एकांकी का सारांश इस प्रकार है। इसके एकांकिका श्री कृष्णचंद्र जी है। महाराणा उग्रसेन को अपनी पुत्री चंद्रा की विवाह की चिंता थी। उसके लिए 7 स्वयंवर किए गए थे, लेकिन किसी राजकुमार ने उसे स्वीकार नहीं किया। सच यह था कि राजकुमारी एक परी के शाप से बदसूरत हो गई थी। 10 वर्ष के बाद फिर उस परी ने दयालु होकर वरदान दिया कि जो राजकुमार उसे पहली नजर में सुंदर पाएगा वह उससे शादी कर लेगा। महाराणा ने एक चित्रकार से अपनी पुत्री चंद्रा का चित्र बनवाया था। उसने चंद्रा की वैसे ही तस्वीर बना दी जैसी वह थी। उस चित्र को देखकर महाराणा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने चित्रकार को मृत्युदंड की घोषणा की। एक बार एक मंत्री ने महाराणा से चंद्रा की सुंदरता को लेकर बहस की। महाराणा ने उस मंत्री को मरवाकर चील कौवों के सामने डलवा दिया। सिमल देश का राजकुमार उदय सिंह और उसका नौकर पांचू दर्शन द्वीप जा रहे थे। उदय सिंह को ज्ञात हुआ कि महाराणा उग्रसेन की पुत्री चंद्रा विवाह के योग्य है और बहुत सुंदर है। रास्ते में जाते हुए उदय सिंह ने पांचू से कहा कि वह राजकुमार होने का अभिनय करेगा और स्वयं पांचू का। उदय सिंह काफी सुंदर था, इसीलिए उसे निश्चय था कि इतनी सुंदर राजकुमारी उसे पसंद ना करेगी। अतः उसने सोचा कि अपने स्थान पर विवाह मंडप में अपने नौकर को बिठा देगा और बाद में चंद्रा को लेकर चला जाएगा। राजकुमार उदय सिंह ने दर्शन द्वीप पहुंचने की सूचना महाराणा उग्रसेन के मंत्री को दी। उसने राणा को समाचार पहुंचाया। दर्शन द्वीप की महारानी ने महामंत्री से राजकुमार उदय सिंह के संबंध में बातचीत की और बताया कि चंद्रा के विवाह के 7 स्वयंवर हो चुके हैं, किसी ने राजकुमारी को पसंद नहीं किया था। हमारी परंपरा के अनुसार उसमें कुछ प्रश्न पूछे गए जिनका वह उत्तर ना दे सका, अतः वह विवाह नहीं हो पाया। महामंत्री ने चंद्रा को बुलाकर सूचना दी कि राजकुमार उदय सिंह पहुंच गए हैं। महाराज उग्रसेन ने अपनी पुत्री को बताया कि दासी चपरा को राजकुमारी के कपड़े पहनाकर विवाह मंडप में बिठा दिया जाएगा। जब विदा का समय आएगा तब तुम्हें घूंघट निकलवाकर उदय सिंह के साथ भेज दिया जाएगा। घूंघट होने के कारण राजकुमार पहचान भी ना पाएगा। महाराजा ने चपरा को सारी स्थिति समझा दी। चपरा महल के घसीटू नामक सिपाही से प्रेम करती थी। उन्होंने बताया कि उसे राजकुमार के साथ प्रेम का अभिनय करना होगा। यदि उसने अपना दायित्व ठीक प्रकार से निभाया तो उसका विवाह घसीटू से करा दिया जाएगा। राजकुमार अपने नौकर पांचू के वेश में राजमहल की वाटिका में पहुंचा। उधर राजकुमारी चंद्रा नौकरानी के वेश में वाटिका में पहले से ही उपस्थित थी।
दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। राजकुमारी ने सच सच बताया कि वह नौकरानी नहीं बल्कि राजकुमारी है। इसी प्रकार राजकुमार उदय सिंह भी अपना भेद खोल दिया। दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे। महाराज उग्रसेन ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए तैयारियां करने का आदेश दिया। उन्होंने राजकुमार उदय सिंह को वे प्रश्न पहले ही बता दिए कि जो वह उससे पूछने वाले थे। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा कि वह राजकुमार उदय सिंह से प्रश्न करे। महामंत्री ने प्रश्न किया, वह कौन सी चीज है जिसके 4 टांगे होती है और जो कुत्ते की भांति भौंकता है? राजकुमार ने उत्तर दिया, बिल्ली। महाराणा प्रसन्न होकर उदय सिंह को विवाह मंडप में ले गए। अब उन्हें अपनी पुत्री दिन के सूरज की भांति सुंदर और रात होश की भांति पवित्र लगने लगी। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। प्रस्तुत एकांकी बदसूरत राजकुमारी एक अनूठा व्यंग्य तथा अद्भुतता से परिपूर्ण है। इसे पढ़ते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम कोई लोक कथा ही पढ़ रहे हैं। आरंभ से लेकर अंत तक यह बड़ा ही रोचक बन पड़ा है। बदसूरत राजकुमारी कैसी सुंदर बन गई और उसकी शादी कैसी हुई, इसका रोचक वर्णन इस एकांकी में किया गया है। और 5वां एकांकी का नाम है आर्केड। इसके एकांकीकार है जीजे हरिजीत। एकांकीकार का परिचय इस प्रकार है। श्री जीजे हरिजीत का जन्म कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हुआ था। मैसूर, बनारस, लखनऊ और राजस्थान के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करके बेंगलुरु के एक कॉलेज में विभाग अध्यक्ष थे। इनके नाटक भारत सरकार, हरियाणा सरकार, कर्नाटक सरकार और आकाशवाणी से पुरस्कृत हुए। उनकी रचना ये यूं है। यह एकांकी संग्रह है रंगायन खरगोश की नौकरी। एकांकी के पात्र है कर्ण, कृष्ण, ब्राह्मण, कुंती, दुर्योधन। एकांकी का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत एकांकी आर्केड का एकांकीकार हरिजीत जी कर्ण के बारे में इसमें बताया है। कर्ण उषा काल में नदी के किनारे प्रार्थना कर रहा था। जब कर्ण प्रार्थना समाप्त करता तब उसके सामने कृष्ण खड़े दिखाई पड़ते हैं। कर्ण कृष्ण को देखकर प्रसन्न होकर कहता है कि आज सवेरे ही तुमने दर्शन दिए तो ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य चमकने वाला है। इस बात पर कृष्ण कहता है कि तुम भाग्यशाली हो, केवल परिस्थितियों ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया है, नहीं तो तुम हस्तिनापुर के सम्राट बनते। यह सुनकर कर्ण कहता है कि कृष्ण, मैं सूत पुत्र अवैध बच्चा हूँ जिसके लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। इस पर कृष्ण कहता है, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारे जन्म का रहस्य जानने वाले हैं, एक मैं और दूसरी कुंती। तुम्हारा जन्म कुंती के विवाह के पहले हुआ था। शास्त्रों के अनुसार तुम भी पांडुसुत हो, तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो। कुंती ने तुम्हारे कवच कुंडल को देखकर तुम्हें पहचाना। वह जानती थी कि ये तुम्हारे साथ जन्म से है। इस पर कर्ण कहता है कि मेरी जाति के बारे में सब अवहेलना कर रहे थे। तब लाज बचाने के लिए कुंती चुप रही, इसलिए मैं आज शूद्र कहलाता हूँ। कर्ण बताता है कि परशुराम ने कहा था कि तुम क्षत्रिय हो। कृष्ण ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला। इसके उत्तर में कर्ण ने अपनी कहानी सुनाई। अस्त्र विद्या सीखने के लिए अपने को ब्राह्मण कहकर परशुराम के पास गया था, क्योंकि वे ब्राह्मण को ही अस्त्र विद्या सिखाते थे। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सोते थे, तब एक वज्रकीट आकर कर्ण की जांघ काटने लगा। गुरु की नींद खराब होने के डर से वह सहता रहा। रक्त बहने लगा तो परशुराम को पता लगा कि कर्ण ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है। उन्होंने शाप दिया कि मरते समय सारी अस्त्र विद्या भूल जाओ। इस तरह कर्ण वंश द्वेष का शिकार बना। कृष्ण कहता है कि तुम पांडव और कौरवों का भ्राता हो, तुम युद्ध बंद कर सकते हो। तब कर्ण ने बताया कि दुर्योधन मुझ पर भरोसा रखा है, मैं उसका समर्थक हूँ, काया वाचा मनसा से लड़ सकता हूँ। कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन तुम्हारी भावना व सामाजिक स्थिति का लाभ उठा रहा है। कर्ण उत्तर देता है कि मैं दुर्योधन
को अच्छी तरह समझता हूँ। एक बार वह दुर्योधन की पत्नी भानुमति से चौपट खेल रहा था। भानुमति ने मुक्तहार पन में रखा था। जब वह हार गई तो हार दिए बिना चलने लगी तो कर्ण ने मुक्तहार पर हाथ लगाया, जिससे मुक्ताएं बिखर गई। कर्ण डर गया, लेकिन दुर्योधन ने मुस्कुराकर बोला कि मोतिया चुनकर दूं। मैं ऐसे स्वामी को कैसे छोड़ सकता हूँ? कृष्ण ने कहा, मैं उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम उसके स्वामी बन जाओ। उसी समय ब्राह्मण के वेश में इंद्र का प्रवेश होता है। वह कर्ण से कवच कुंडल मांगता है तो कर्ण उसे दे देता है। बदले में एक ही बार प्रयोग होने वाला अमोघ शक्ति नामक अस्त्र देता है। कर्ण कृष्ण से पूछता है, मेरे जन्म का रहस्य जानने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है? कृष्ण बताता है, वह तो दुर्योधन है। जब तुम और दुर्योधन एक बार आकेट खेलने गए थे, एक ऋषि के आश्रम में विश्राम करते समय उनके मुंह से यह रहस्य दुर्योधन को मालूम हो गया था। कृष्ण कर्ण से मिलने के लिए कुंती को बुलवाता है और दोनों में बातचीत होता है। वह कर्ण से कहती है कि तुम सबको जीवित देखना चाहती हूँ। तब कर्ण कहता है कि मैं अर्जुन के सिवा किसी को नहीं मारूंगा। तुमसे विनती है कि युद्ध समाप्त होने तक किसी को ना बताना कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। यह सुनकर कुंती दुखित होकर चली जाती है और कर्ण भी दुखित होता है। उसी समय दुर्योधन वहां आता है और कर्ण से कहता है कि तुम्हें कुरुसेना का सेनापति बनाया गया है। तुम तिलक धारण करो और राज्य की रक्षा करो। कर्ण कहता है कि मैं प्राण से लड़ूंगा, संसार को दिखा दूंगा कि स्वामी निष्ठा किसे कहते हैं। इस पर दुर्योधन कहता है कि मित्र, तुम्हारी निष्ठा पर किसे संदेह हो सकता है? तुम निष्ठावान के साथ दानी, उदार और दयालु व पराक्रमी भी हो, अभागा भी तो हो। यह कहकर वह दुर्योधन के साथ चला जाता है। विशेषता इस प्रकार है इस एकांकी का। आकेट देश काल वातावरण की दृष्टि से पौराणिक होने पर भी इसमें समकालीन परिस्थितियों का सूक्ष्म समावेश हुआ है। कर्ण वर्ण भावना का शिकार ही नहीं, अभागा, सूतपुत्र, अवैध संतान और सबसे शोषित है। सबके उपहास का पात्र भी है। कृष्ण, इंद्र, कुंती, दुर्योधन आदि उसका शोषण करते हैं, उसका आकेट खेलते हैं। उनके जाल से वह ना फंस कर अपनी जीवन की महत्वाकांक्षा का पूरा करता है। उसका चित्रण इस एकांकी में इस तरह हुआ है। आज हम एकांकी की विशेषता और 5 एकांकी के बारे में चर्चा की है। एक नए विषय को लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।